मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पाठ नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें तो अम्ल दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्रबल अम्ल। H धन आयन की सांद्रता अधिक होती है। उदाहरण देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हैं। निर्बल अम्ल के देखें दूसरा प्रकार तो H धन आयन की सांद्रता कम होती है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, HCOOH फॉर्मल्डिहाइड, CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये निर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। गुणधर्म देखें तो अम्ल जो हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, लाल लिटमस को नीला बनाते हैं, इनका pH मूल्य 7 से कम होता है, धातु के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, क्षारक के साथ लवण बनाते हैं, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जलीय विलयन विद्युत का वहन करता है। क्षारक के गुणधर्म देखें तो प्रबल क्षारक जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये प्रबल क्षारक हैं। निर्बल क्षारक OH माइनस आयन की सांद्रता कम होती है। इसके उदाहरण देखें तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, FeOH3, आयरन हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये निर्बल क्षारक हैं। क्षारक के गुणधर्म देखें, स्वाद में कड़वे होते हैं, pH मूल्य 7 से अधिक, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लवण और पानी देते हैं, इनके जलीय विलयन विद्युत का वहन करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला बनाते हैं। अब लवण के बारे में देखें तो अम्लीय लवण जिनके उदाहरण हैं CuSO4, FeCl3, NH4Cl। क्षारीय लवण देखें तो उनके उदाहरण हैं HCOONA, CH3COONA, CH3COOK। उदासीन लवण देखें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, ये उदासीन लवण के उदाहरण हैं। गुणधर्म इनके देखें, भिन्न भिन्न स्वाद, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं, यानी कि न लाल लिटमस नीला होता है न नीला लिटमस लाल बनता है। इनके जलीय विलयन विद्युत के वाहक होते हैं और इनका pH मूल्य 7 होता है। अब आगे देखें तो सूचक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में रंग परिवर्तन या गंध बदलते हैं। फिर से एक बार,
सूचक यानी कि अम्ल क्षारक की उपस्थिति में रंग परिवर्तन या गंध बदलते हैं। इनके प्रकार के बारे में देखें तो कृत्रिम सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। प्राकृतिक सूचक देखें तो लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेट्रेनिया एवं जेरानियम जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ, वेनिला का अर्क, प्याज, लौंग का जो तेल होता है वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का लिचेन पौधे से निकाला जाता है। वेनिला का अर्क, प्याज और लौंग का तेल की गंध तनु HCl से दूर नहीं होती, परंतु मंद NaOH से तीनों की गंध दूर हो जाती है। दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब इसकी विशद चर्चा करेंगे। परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक लिया जाए तो हम निरीक्षण करते हैं कि दानेदार जिंक की सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने से साबुन के विलयन में भी बुलबुले उत्पन्न होते हैं। जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास ले जाने पर विस्फोट से गैस जलने लगती है। अब इनके रासायनिक समीकरण देखें तो जिंक धन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो उत्पन्न होता है जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 धन हाइड्रोजन गैस। जिंक धातु की नाइट्रिक एसिड के साथ प्रक्रिया देखें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। जिंक की एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH के विलयन के साथ प्रक्रिया करें तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से रासायनिक प्रक्रिया करें तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जिंक के टुकड़े की सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र आप लोग याद रखेंगे Na2ZnO2। जिंक धन सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रक्रिया होकर बनता है सोडियम जिंकेट धन हाइड्रोजन गैस। अब आगे देखें तो सोडियम कार्बोनेट का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तनु HCl के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट धन अम्ल की प्रक्रिया से लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। CaOH2 का नाम है चूने का पानी या लाइम वाटर। CaHCO3 ये पानी में घुलनशील होता है। CaOH2 में कार्बन डाइऑक्साइड पसार करने पर कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
फिर से एक बार, अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक प्रक्रिया कराने से लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, जिसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें तो NaOH धन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो रासायनिक प्रक्रिया के अंत में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का लवण बनता है और पानी मुक्त होता है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपक है, अर्थात जल में अम्ल या क्षारक को घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम जल में मिलाएं तो धीरे धीरे जल को हिलाते हुए मिलाना चाहिए, अन्यथा उत्पन्न ऊष्मा से हम जल सकते हैं और कांच का पात्र भी टूट सकता है। अब इसके बाद तनुकरण की परिभाषा देखें तो जल धन अम्ल या क्षारक मिलाने पर, अम्ल मिलाने पर H3O धन आयन और क्षारक मिलाने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH ऋण आयन की सांद्रता में प्रति इकाई कमी होती है। अब आगे देखें अगला पॉइंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटा एसिड के रूप में काम करता है। अब हम कुछ रासायनिक यौगिक देखेंगे जिनके उपयोग ये महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में भी कई बार 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। सोडियम क्लोराइड लें सबसे पहले, जिसका अणुसूत्र है NaCl, NaOH अर्थात आप लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर की बनावट में तथा दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। तो सोडियम क्लोराइड के फिर से एक बार उपयोग देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर की बनावट में तथा दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इस रासायनिक यौगिक का उपयोग देखें तो साबुन और डिटर्जेंट की बनावट में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला यौगिक देखें, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र है CaCO-Cl2। सूती और लिनन कपड़े और कागज के विरंजन में अर्थात सफ़ेदी लाने में, उपचायक के रूप में और जंतुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। आगे देखें तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, जिसका उपयोग पाव, केक के खमीर के लिए एंटासिड के रूप में और अग्निशामक के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। आगे का रासायनिक यौगिक देखें तो वॉशिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, कांच, साबुन की बनावट में, सफाईकर्ता के रूप में, कागज एवं कपड़ा उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके आगे का रासायनिक यौगिक देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका अणुसूत्र है
CaSO4 डॉट 1/2 H2O, जिसका उपयोग फ्रैक्चर में, ब्लैकबोर्ड चौक बनाने में, पुतलों की बनावट में और प्रयोगशाला में उपयोग होता है। आगे हम देखें तो खनिज नमक। खनिज नमक युगों के व्यतीत होने के साथ जब समुद्र का पानी सूख जाता है तो भूरे रंग के क्रिस्टल जो प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज नमक कहते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हो महात्मा गांधी से नमक की जुड़ी हुई स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा। अब आगे हम देखें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट और अन्य रासायनिक यौगिकों की बनावट देखेंगे, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट की प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रम। इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड के जल में मिश्रण से विद्युत प्रसार करने पर वियोजन की क्रिया होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि NaOH बनता है। निर्मित उत्पाद, इसके साथ जो उत्पाद मिलते हैं क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्लोर क्षार प्रक्रम कहा जाता है। जो निर्मित उत्पाद है वो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों होने से इसे क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। इसकी बच्चों किताब के अंदर पेज नंबर 33 पर 33 नंबर के पेज पर आकृति 2.8 सुस्पष्ट दी गई है, जिसे आप कॉपी में बनाएंगे और समझेंगे भी। अब इसका रासायनिक समीकरण देखें तो सोडियम क्लोराइड और पानी की रासायनिक अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है। एनोड अर्थात धन ध्रुव और कैथोड यानी ऋण ध्रुव पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण की बनावट, आगे हम देखेंगे विरंजक चूर्ण की बनावट। विरंजक चूर्ण का सूत्र हम जानते हैं CaOCl2। तो शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ रासायनिक प्रक्रिया करने से हमें विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 और पानी प्राप्त होता है। आगे का रासायनिक यौगिक देखें। बेकिंग सोडा की बनावट यानी कि खाने के सोडे की बनावट। सोडियम क्लोराइड धन पानी धन कार्बन डाइऑक्साइड धन NH2, इससे प्राप्त होता है एमोनियम क्लोराइड और खाने का सोडा NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। धोने का सोडा देखें तो उसका रासायनिक समीकरण है 2NaHCO3 को गर्म करने से Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनता है, जिसकी रासायनिक समीकरण Na2CO3 धन 10 H2O, तो प्राप्त होता है Na2CO3 डॉट
10H2O जो धोने के सोडे का अणुसूत्र है। इसके आगे लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। आपने अभी देखा कि धोने के सोडे के साथ अणुसूत्र में 10H2O था, यानी क्रिस्टल जल शामिल था। तो लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है। जलीय कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र CuSO4.5H2O है। इसी तरह जिप्सम का क्रिस्टलन जलीय सूत्र CaSO4.2H2O है। अब हम आगे देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट हम देखें तो जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने से कैल्शियम हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये रासायनिक यौगिकों की बनावट, उनके समीकरण और उपयोग आप अवश्य तैयार करें। ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अब अगला मुद्दा जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपने इस पाठ की चर्चा के दौरान पीएच शब्द, अम्ल की पीएच 7 से कम, क्षार की पीएच 7 से अधिक, ये सब पीएच शब्द सुने। अब उसकी चर्चा करें तो पीएच जलीय विलयन में H धन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का स्केल है, माप है। P से पोटेंज अर्थात जर्मन भाषा में शक्ति शब्द आता है। पीएच मीटर के द्वारा हम किसी भी जलीय विलयन की पीएच मापक्रम ज्ञात कर सकते हैं। 0 से 14 तक पीएच मीटर में अंक होते हैं। पीएच ज्ञात करने के लिए अम्लीय विलयन का जलीय यानी अम्ल का जलीय विलयन लें तो उसके अंदर पीएच मीटर हमें उसकी पीएच 7 से कम दर्शाता है, और यदि क्षारीय विलयन लें तो पीएच का मूल्य पीएच मीटर के अंदर 7 से अधिक दिखाता है। उदासीन लवण लिया जाए तो उसका पीएच 7 दर्शाता है। इसकी आकृति किताब के पेज नंबर 28 पर 2.6 में दी हुई है। तो पीएच मीटर का स्केल कैसा होता है ये आप भली भांति देख सकते हैं। और बच्चों याद रहे, पीएच धन पीओएच दोनों का योग 14 के बराबर होता है। दैनिक जीवन में अब पीएच का क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन के अंदर पीएच के कई महत्व हैं, जिसके अंदर देखें, मानव शरीर यानी हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच में कार्यरत है। पीएच यदि 5.6 से कम हो, यानी कि जो वर्षा बरस रही है उसके जल का पीएच 5.6 से कम हो तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कही जाती है। अब
आगे चल के देखें तो पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व बहुत है। उदर यानी कि पेट यानी कि आमाशय में आप सब लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन होता है जो पाचन में मददरूप होता है। यदि अधिक अम्ल का उत्पादन हो तो पेट में दर्द होता है, जलन होती है और उसके लिए हम आगे देख चुके कि एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यदि लिया जाए तो राहत होती है। आगे हम देखें पीएच का महत्व तो दंत क्षय। प्यारे बच्चों, हम भोजन करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं तो दांतों के बीच जो भी भोजन के शर्करा और खाद्य पदार्थ के अवशिष्ट रह जाते हैं वो बैक्टीरिया से विघटित होते हैं और अम्ल बनता है। यदि मुंह के अंदर 5.5 से कम पीएच हो तो दांतों पर की सबसे कठोर परत इनेमल संक्षारित हो जाती है। अतः आप सब लोग जानते हैं इस अम्लीयता को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह और शाम क्षारीय दंत मंजन करना चाहिए, यानी सुबह उठकर और रात को सोने से पहले हमें दंत मंजन करना चाहिए। इसके आगे देखें तो मधुमक्खी के डंक की अम्लीयता से राहत पाने के लिए जहाँ पर मधुमक्खी ने डंक मारा हो वहाँ पर बेकिंग सोडा यानी कि खाने की पेस्ट सोडे की पेस्ट बनाकर लगाया जाए तो जलन कम होती है और राहत होती है। प्रकृति ने भी नेटल के डंक वाले बाल यदि हमारे शरीर को छू जाए तो जलन होती है, परंतु प्रकृति ने इसी के साथ उसके आसपास डॉक की पत्तियां उगाई है। उससे छुआने पर हमें जो नेटल के डंक के बाल से जलन होती है उसमें राहत प्राप्त होती है। अब आगे देखें तो इस तरह इस पाठ के हमने मुख्य मुद्दों को सविस्तार देखा। अब इसके प्रश्नोत्तर आप कॉपी में लिखें और जो भी ये मुद्दे भेजे हैं इनको भी कॉपी में उतारें। और यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो NCERT का विज्ञान सॉल्यूशन के ऐप से मदद से आप उसको अपना प्रश्न समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।